जब हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस से जो रिलेटेड टाइम्स हैं वो हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। वो शुड नो अबाउट दी टाइम रिलेटेड टू प्रोसेसेस। आज के लेक्चर में हम वही टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्केड्यूल क्राइटेरिया पढ़ेंगे, स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया, types of scheduling algorithms, and then we will discuss about the scheduling algorithms or scheduling algorithms. ओके, यह फर्स्ट पे हमारे पास है टाइम रिलेटेड टू द प्रोसेसेस। अब टाइम रिलेटेड टू प्रोसेसेस में हमारे पास जो है 6 टाइम्स है जो कि यूज होते हैं प्रोसेसेस में। जो पहला हमारे पास है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम वो होता है, हमने प्रोसेस स्टेट देखी थी, उसमें जो है हमारी प्रोसेस स्टेट न्यू थी पहली, फिर रेडी थी। अब रेडी स्टेट कब होती है, हमारा प्रोसेस कहाँ पे क्रिएट होता है, न्यू में क्रिएट होता है। वहाँ पे मेन मेमोरी में क्रिएट होता है, तब उसकी स्टेट कौन सी होती है, न्यू। सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट होता है, तब उसकी स्टेट क्या होती है, न्यू। सेकेंडरी मेमोरी से जब वो मेन मेमोरी में जाता है उसकी स्टेट रेडी स्टेट हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब वो आता है मेन मेमोरी में तब उसका क्या टाइम होता है, उसका अराइवल टाइम होता है। ये अराइवल टाइम के वो कब मेन मेमोरी में आया है क्रिएशन के बाद, वो उसका अराइवल टाइम होता है कि जब भी इसने रेडी क्यू में आ जाना है, प्रोसेस ने रेडी क्यू में एंटर हो जाना है, तब वो जो टाइम होगा वो उसका अराइवल टाइम होगा। अगर आपको प्रोसेस स्टेट्स पता होंगी तो टाइम्स को समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, तो अब वो रेडी क्यू में जब आ गया है उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस वो जो टाइम होगा वो उसका अराइवल टाइम होगा। नेक्स्ट टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है, वेटिंग टाइम अभी हम इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि वेटिंग टाइम का में कुछ और टाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो हम ये बाद में देखते हैं। पहले हम बर्स्ट टाइम देख लेते हैं। अब बर्स्ट टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है जब सीपीयू जो है वो पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इसमें वेटिंग टाइम इंक्लूड नहीं है, सिर्फ बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन, उसका एग्जीक्यूशन टाइम है। ये जो सीपीयू ने जो एग्जीक्यूशन टाइम लिया है पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में विदाउट वेटिंग टाइम, वो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है। यानी जब मेन मेमोरी से जो है वो सीपीयू में चला गया है हमारा प्रोसेस, और वहाँ पे जाके जो एग्जीक्यूट उसने हुआ है, जितने टाइम में सीपीयू में वो एग्जीक्यूट हुआ है वो टाइम हमारा बर्स्ट टाइम होगा। इसमें वेटिंग टाइम इंक्लूड नहीं है, और एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग हैंस द स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बर्स्ट टाइम कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन रियलिटी। अच्छा, अब यहाँ पे बताएगा कि जो स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम्स बर्स्ट टाइम पे बेस करती हैं कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द रियलिटी। अच्छा, अब यहाँ पे ये था हमारा बर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीशन टाइम। अब कंप्लीशन टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम तो वो है जितनी देर में सीपीयू ने उसको कंप्लीट किया उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन टाइम एट विच प्रोसेस एंटर्स इनटू द कंप्लीशन स्टेट और द टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, जिस टाइम पे बर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस का 4 है, ठीक है, एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है, प्रोसेस 1 है, इसका बर्स्ट टाइम क्या है, इसका बर्स्ट टाइम है 4, ठीक है। एक प्रोसेस 2 है, इसका बर्स्ट टाइम क्या है, इसका बर्स्ट टाइम है 3। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस 1 है, वो आया है सीपीयू के पास, उसने 4 सेकंड लिए अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। 4 सेकंड के बाद जो है प्रोसेस 2 आया है, उसने अपना 3 सेकंड, उसका बर्स्ट टाइम था, 3 सेकंड में उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की है, उसकी सीपीयू में एग्जीक्यूशन हुई है, ठीक है, 3 सेकंड्स में। मतलब अब जो है वो टोटल टाइम कितना होगा हमारा, अब टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम यहाँ पे हो गया हमारा 7। यानी प्रोसेस जो 2 है हमारा, उसने अपनी एग्जीक्यूशन में टोटल टाइम कितना लिया हुआ है, 7।
तो इसका जो है वो कंप्लीशन टाइम क्या हो गया 7, यानी बर्स्ट टाइम देखिए 4 और इसका भी बर्स्ट टाइम 3 था, ठीक है। और कंप्लीशन टाइम क्या होगा, P1 पहले आया, CPU में एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद P2 आया, 4 सेकंड P1 को लगे, उसके बाद यहाँ पे मैं एक P1 आया, ठीक है, 4 सेकंड इसको लगे हैं 0 से लेके 4, 0 से स्टार्ट हुआ था, 4 सेकंड इसको लगे हैं, ठीक है। उसके बाद आया P2 आ गया, P2 को 3 सेकंड्स लगे हैं, हमारा P2 यहाँ खत्म हुआ, यानी 3 सेकंड्स इसको लगे हैं, इसकी बर्स्ट टाइम था इसको एग्जीक्यूट करने में। लेकिन क्योंकि 4 सेकंड ये एग्जीक्यूट हो रहा था, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या बनता है, इसका कंप्लीशन टाइम 7 बनता है। यानी जब प्रोसेस एंटर होता है इनटू द कंप्लीशन स्टेट एंड द प्रोसेस एट द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, तो वो उसका कंप्लीशन टाइम, यानी इसका कंप्लीशन टाइम P2 का 7 है, इसका कंप्लीशन टाइम भी 4 ही है, ठीक है। इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, इसका कंप्लीशन टाइम 7 है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस फ्रॉम इट्स अराइवल टू इट्स कंप्लीशन, इसका टर्न अराउंड टाइम, यानी उसकी अराइवल से लेके उसकी कंप्लीशन तक जितना उसको टाइम लगता है वो उसका टर्न अराउंड टाइम होता है। यानी ये पूरा टोटल टाइम इसने जब मेन मेमोरी में आना है उस टाइम से लेके उसका कंप्लीशन टाइम तक। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो है कंप्लीशन टाइम 11 है, उसका अराइवल और वो 4 यानी चौथे नंबर पे पहुंचा है, उसका अराइवल टाइम 4 है, तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, उसका टर्न अराउंड टाइम होगा 8, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला भी है कि बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम, ठीक है। बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम को भी प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके भी हम टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम, या फिर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम। ये दो फॉर्मूले हैं इसके, या तो आप वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को प्लस करके टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, या कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम को माइनस करके, क्योंकि हमने टोटल टाइम कैलकुलेट करना ना, तो ये वाला रेडी से लेके कंप्लीट तक का टोटल टाइम करना है, तो उसमें वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम आएगा, दोनों को प्लस करें आपका टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। या फिर आप कंप्लीशन टाइम, क्योंकि होता है ये कंप्लीशन टाइम या और अराइवल टाइम को माइनस करके आप कर लें टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम है वो है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम में क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ आवर्स द प्रोसेस वेट फॉर द सीपीयू टू बी असाइंड। अब जब प्रोसेस आ जाता है रेडी क्यू में, यानी मेन मेमोरी में आ जाता है और वो देखता है कि सीपीयू में ऑलरेडी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उसको अपनी बारी के लिए वेट करना पड़ता है। तो उसको जब अपनी बारी के लिए वेट करना पड़ता है, जो वो टाइम होता है उसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अगर मैंने आपको अभी पहले बताया था कि वेटिंग टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, वेटिंग टाइम, क्योंकि यहाँ पे माइनस और बर्स्ट टाइम यहाँ ला के प्लस कर दें तो ये टर्न अराउंड टाइम के भी इक्वल होता है। अब यही इसी में से आप वेटिंग टाइम का जो है वो अगर आपके पास जो है वेटिंग टाइम बर्स्ट टाइम और टर्न अराउंड टाइम गिवन है, तो आप इसी फॉर्मूले से आप जो है वो वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आप टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैंने आपको जो पहले फॉर्मूला बताया उससे आप टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लें, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम कैसे कर सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। देखेंगे ये हमारा वेटिंग टाइम है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, टर्न अराउंड टाइम जो कि माइनस बर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पूरा टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है, ये पूरा टर्न अराउंड टाइम है और इसमें से आपने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। तो कैसे करेंगे, टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम को
माइनस करके, ठीक है, ये दोनों को माइनस करके आपका वेटिंग टाइम आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम। लास्ट टाइम जो यूज होता है प्रोसेस में वो ये है, अराइवल टाइम एंड द टाइम एट द प्रोसेस फर्स्ट गेट द सीपीयू। रिस्पॉन्स टाइम इसका, अच्छा, अराइवल, बिटवीन द अराइवल टाइम एंड द टाइम एट विच द प्रोसेस फर्स्ट गेट द सीपीयू, यानी अभी प्रोसेस पहुंचा है, ठीक है, उसके बाद उसके पहुंचने के बाद कितने टाइम में जो है सीपीयू ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया है, यानी सीपीयू ने उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए ले लिया है। यानी अराइवल टाइम सीपीयू में जिस प्रोसेस पहुंचता है उस टाइम के दरमियान का जो टाइम होगा वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होगा, ठीक है। यानी अभी अराइवल टाइम अभी पहुंचा है, उसके बाद उसको कितनी जो है, एंड बिटवीन द अराइवल टाइम द टाइम एज द प्रोसेस फर्स्ट गेट द सीपीयू, इसको और वेटिंग टाइम को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं मिक्स करना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, एक प्रोसेस है उसको जो है वो सीपीयू ले लेता है उसको, ठीक है, उसको सीपीयू ले लेता है, उस पर थोड़ी देर जो है उस पर वर्किंग करता है, उसको वापस दूसरा प्रोसेस ले लेता है, उसको कोई आयो रिक्वेस्ट या कुछ भी चाहिए होता है तो सम को टाइम क्वांटम के लिए भी जो है सीपीयू उसको ले लेता है। तो अराइवल वेटिंग टाइम एक डिफरेंट टाइम है, लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो एक डिफरेंट टाइम है। वेटिंग टाइम तो उसे कितनी देर वेट किया है और ठीक है उसको कितनी देर सीपीयू के लिए वेट करना पड़ा है, और रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम है जिसमें जो अराइवल टाइम विच इज द डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम एंड द टाइम एट विच द प्रोसेस फर्स्ट गेट्स द सीपीयू। तो ये जो है बेसिकली कंप्लीट एग्जीक्यूशन, जब वेटिंग टाइम और अराइवल टाइम के दरमियान का टाइम हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा वेटिंग टाइम, ठीक है, वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये हमारे रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, क्योंकि बिटवीन है ना, डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम एंड द टाइम एट द प्रोसेस फर्स्ट गेट द सीपीयू। तो प्रोसेस को फर्स्ट सीपीयू कब मिलता है, यानी उसका जब वेटिंग टाइम खत्म हो जाता है, मतलब ये इसके दरमियान का वो डिफरेंस है, अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम के दरमियान का डिफरेंस है, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका था, ये हमारा होगा रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये आपके टाइम थे जो प्रोसेसेस से रिलेटेड थे, आपके स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में ये काम आएंगे। जो है प्रोसेस को स्केड्यूल करने में जो टाइम्स हमारे यूज होते हैं उसको एग्जीक्यूशन में, और इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह वो होगा हमारे जो है स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज एंड टाइप्स ऑफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स।